जय हिंद भविष्य के अधिकारियों, कैसे हैं आप सब। हमें लगता है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं एक सेक्शन जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो पिछली कक्षाओं में हमने बेसिक चीजों को, कई सारी चीजों को सीख लिया था जो बेसिक टू एडवांस थी। ठीक, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप लोग के बीच में। आज नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे क्या, मोड या वलन के बारे में, यानी फोल्डिंग के बारे में। दोस्तों, फोल्डिंग और फाल्टिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। फोल्ड का मतलब वलन होता है और फाल्ट का मतलब भ्रंश होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में फोल्डिंग और फाल्टिंग का अहम रोल होता है। बहुत सारी चीजें इससे निकल कर आती हैं, बहुत सारे स्थलखंड निकल कर आते हैं। इसके बारे में आज हमको अध्ययन करना है। चलिए बढ़ते हैं कक्षा की तरफ। अगर लास्ट क्लास की बात करें, हमने पढ़ा था भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, मेरी आदत है कि नई कक्षा को, जैसे आज हम जो पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था उससे जरूर थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जैसे जो चीजें आपने बेहतर नहीं समझा होगा या कुछ चीजें माइंड से स्किप कर गई होंगी, या हो सकता है किसी कारणवश आपने पिछली कक्षा को ना पढ़ पाया हो, आज पढ़ रहे हैं, उससे जिससे रिकॉल कर पाए, उससे आप जुड़ पाए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पिछली क्लास को आपको आज वाली क्लास से जरूर जोड़ा जाए। ठीक है, उसी क्रम में हम बात कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में। हमने दो बल पढ़ा था, एक इंडोजेनिक जिसे कहेंगे क्या, अंतरजात अंतरजात। दूसरा क्या था, एक्सोजेनिक जिसे कहेंगे क्या, बहिर्जात। ठीक है, आप नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे हम अंतरजात की बात कर रहे हैं, बहिर्जात की बल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझिएगा, अंतरजात का मतलब होता है कि ऐसे बल जो भूपटल के नीचे काम करते हैं। अब भूपटल के नीचे जो बल काम करते हैं, इनसे प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो बल पृथ्वी की सतह के नीचे काम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर जो काम कर रहे होंगे, इन्हीं बलों को हम क्या कहेंगे, कहेंगे अंतरजात बल। और ये जो अंतरजात बल होते हैं, यह भूपटल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। विषमताओं का सृजन का आशय यह है कि ये बल जब प्रभावी होते हैं, हावी होते हैं, भूपटल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, या बनी हुई स्थलाकृतियां जो है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कौन से बल, अंतरजात बल, इंडोजेनिक फोर्स। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं आगे फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब क्या, वलन। जैसे ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, इस सतह पर कोई अंतरजात बल काम किया, ऐसे उस अंतरजात बल के काम करने से, अंतरजात बल के बारे में आपने एक चीज और सीखा था, ये जो अंतरजात बल होते हैं ये क्या है, लंबवत काम करते हैं अथवा क्षैतिज काम करते हैं, या दोनों साथ साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, अंतरजात बल यहाँ पे काम कर रहा है, इंडोजेनिक फोर्स काम कर रहा है, और इस सतह को अगर ये किसी तरीके से तोड़ के ऊपर उठा दिया, ठीक, ये तोड़कर ऊपर उठा दिया, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यही स्थलाकृति था। ऐसे में एक संरचना बनेगी, आप समझिएगा संरचना क्या बनेगी। देखिए यहाँ, चूंकि यहाँ पे बल के प्रभाव से, अंतरजात बल के प्रभाव से ये वाला धरातल ऊपर उठ गया है। आप समझिए, जब ये वाला धरातल ऊपर उठ गया है तो यहाँ पर विषमता हो गई ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संरचना हो गई कैसी, खाई जैसी, और यहाँ पर क्या है, ये एक उभार बन गया, एक उभार बन गया। इन उभारों का हम नाम भी आगे नामकरण करेंगे, बस आपको ये समझना है कि अंतरजात बल कैसे प्रभावित करता है। ये एक उदाहरण ये रहा। दूसरा आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये है स्थलाकृति, यहाँ पे कोई बल ऐसा लगा कि यहाँ की जमीन ही बढ़ गई, कहने का मतलब ऐसी संरचना बन गई, कहने का मतलब ऐसा जमीन धंस गया। ठीक, ये जो अंतरजात बल होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई प्रकार में मुख्य आप समझिएगा, एक होता है आकस्मिक जो सडन लगता है, और एक होता है जो पटल विरूपणी होता है, कस्ती का मतलब डायस्ट्रोफिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अकस्मात जो लगने वाले बल हैं उसमें आप ज्वालामुखी को ले सकते हैं, भूकंप को ले सकते हैं, भूस्खलन को ले सकते हैं। ये क्या है, बहुत तेजी से धरातल पर परिवर्तन करते हैं, यानी उसकी स्थलाकृति को बहुत तेजी से मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इस इंडोजेनिक फोर्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम एक्सोजेनिक की बात करें, बहिर्जात बलों की बात करें। देखिए, बहिर्जात बल से नाम से स्पष्ट है कि बाह्य रूप से जो लगने वाला बल उसी को हम कहेंगे बहिर्जात बल, यानी क्या, एक्सोजेनिक फोर्स। अब देखिए, अंतरजात में आपने एक चीज सीखा है, अंतरजात बल धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं, यानी विषमता उत्पन्न करते हैं।
बहिर्जात बल क्या करते हैं, इन्हीं विषमताओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी धरातल को सम करने की कोशिश करते हैं। कौन? बहिर्जात बल। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक्सोजेनिक की बात हम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये धरातल पर विषमताओं को सम करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, ये एक प्रक्रिया होती है, इसी के आधार पर काम करते हैं, जिसका नाम है डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब इसे कहते हैं क्या, अनाच्छादन। अनाच्छादन। देखिए, अनाच्छादन से आशय क्या है, अनाच्छादन से आशय क्या है, अपक्षय और अपरदन को सम्मिलित रूप से कहते हैं हम डेनुडेशन या अनाच्छादन। अपक्षय और अपरदन, देखिए जितने सारे टर्म आ रहे हैं, कहीं न कहीं आपको जानना है, पहले से आप जानते हैं, और अच्छी बात है, नहीं जानते तो हमको बताना आवश्यक लग रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी हम बता रहे हैं। जैसे डेनुडेशन का मतलब अनाच्छादन से है, अपक्षय और अपरदन से है। अपक्षय का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, या कह सकते हैं रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों से किसी चट्टान का टूट फूट कर अपने स्थान पर पड़े रहना अपक्षय कहलाता है। किसी बाह्य कारक द्वारा यही जो टूट फूट कर चट्टान पड़े थे, इसको किसी और जगह पर ले जाकर स्थानांतरित कर देना, चाहे डिपोजिट कर देना, कह सकते हैं निक्षेपित कर देना, क्या कहलाता है, अपरदन। इसमें कारक कौन से होते हैं, ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारक वायु को कह सकते हैं, वायु द्वारा चीजें जाती हैं, जल द्वारा जाती हैं, भूमिगत जल द्वारा जाती हैं, हिमानी द्वारा, ऐसी तमाम बाह्य प्रक्रम है जिनके द्वारा धरातल का समतलीकरण करने का प्रयास किया जाता है। इसे हम कहते हैं बहिर्जात बलों का प्रभाव। ठीक, तो बहिर्जात को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ना क्या है, अंतर्जात, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षा में देख लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, होल्डिंग के बारे में, वलन के बारे में। वलन जो है यह बहिर्जात बल का एक प्रकार है, मतलब उसी का एक रूप है। आइए हम समझते हैं वलन होता क्या है। वलन की बात करें, मोड़ या वलन नाम से स्पष्ट है। इसकी बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातली चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को क्या कहते हैं, वलन। बात को खूब गौर से समझिएगा, यहां पे बात की जा रही किसकी, अंतर्जात बलों के बारे में, यानी इंडोजेनिक, इंडोजेनिक क्या, फोर्स के बारे में। यहाँ पे इंडोजेनिक फोर्स के बारे में बात की जा रही। ये इंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जात बलों के प्रभाव से उत्पन्न जो मोड़ होते हैं, क्या, चट्टानों में जो मोड़ होते हैं, उसी क्या कहते हैं, फोल्डिंग। एक एग्जांपल से देखते हैं। एक बात और समझिएगा, ये जो बल है, अंतर्जात बल कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्षैतिज रूप से, यानी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल। अब क्षैतिज रूप का आशय क्या है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, क्षैतिज रूप का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ठीक, एक ही चट्टान है, ऐसे ये कोई चट्टान है। अब इस चट्टान पे इधर से बल लग रहा है, ठीक, इधर से बल लग रहा है, इसी को क्या कहेंगे, क्षैतिज बल। और ये क्षैतिज बल कहां पे लग रहा है, ये कहां पे लग रहा है, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, इसी को क्या कह रहे हैं, इंडोजेनिक फोर्स। अब इस पर बल लगने की वजह से क्या होगा, अगर किसी कारण से जैसे बल लग रहा है, बल लग रही, जैसे इसको लगाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मोड़ पड़ जाएगा, ठीक, पड़ जाएगा, ऐसे मोड़ पड़ जाएगा। इसी चीज को क्या कहते हैं, होल्डिंग। इसी को क्या कहते हैं, होल्डिंग, मोड़ या वलन। चलिए, आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। या आप ऐसे देख लीजिए, अगर ऐसे कोई चट्टान है, कम फोल्ड है, यहाँ पे बल का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चट्टानें और ज्यादा क्या होंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। इसी चीज को क्या कहते हैं, होल्डिंग या वलन। ठीक, ध्यान रखिएगा, अंतर्जात बलों के प्रभाव से होता है, और कैसे होता है, क्षैतिज रूप के उसके संचलन से होता है, किसके, उन बलों की। बात हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लहरदार मोड़ों का मतलब, आप जैसे फिजिक्स में, साइंस में आप पहले पढ़े होंगे, क्या इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। देखिए, इस स्थलाकृति की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेव की तरह है, तरंग के रूप में है। तरंग के रूप में यहाँ पे एक ऊपर उठा हुआ भाग है, एक नीचे धंसा हुआ भाग है। इन सब के बारे में आगे आप पढ़ना है। इन्हीं के रूपों के आधार पर इसे कई प्रकार से हम समझते हैं, क्या क्या नाम होता है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से जुड़े रहिए। पहला है, ये जो फोल्डिंग की बात है, ये फोल्डिंग का एक रूप है, क्या, एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन किसे कहेंगे, आप समझिएगा। वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनत के रूप में जाना जाता है। अपनत का मतलब एंटीक्लाइन। जैसे यहां पर देखिए, एक संरचना ऐसी है, ये क्या है, हम मान ले रहे हैं ये संरचना जो बनी है इंडोजेनिक फोर्स लगने के कारण है, जो क्षैतिज रूप से लगा है।
यहाँ पे बल खूब ज्यादा मात्रा में लगा है और इसके कारण से ये चट्टान क्या है, ये फोल्ड हो गई है। ये जो फोल्डिंग आप पढ़ रहे हैं, जब पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, इन फोल्डिंग और फाल्डिंग का बहुत ज्यादा काम लगता है। जब हम गर्तों के बारे में पढ़ेंगे, फोल्डिंग फाल्डिंग का बहुत काम लगता है। देखिए, इससे क्वेश्चन हम ये नहीं करेंगे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग इतना ज्यादा है कि आगे की क्लासेस आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप इन चीजों को, इन बेसिक चीजों को नहीं समझोगे तो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। समझते हैं अपनति क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है। यहाँ पे एंटीक्लाइन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को, देखिए यही फोल्डिंग है। देखिए ये फोल्डिंग हुआ कहां से था, आप समझिएगा। जैसे ये चट्टान कोई इस लेवल पर थी, ठीक, इसका ये लेवल था और इस लेवल की वजह से देखिए यहाँ पे बल लगा, बल लगने के बाद क्या हुआ, चट्टाने फोल्ड हो गई। फोल्ड होने के बाद ये जो उठी हुई भाग है ऊपर, ये उठा हुआ जो ऊपर भाग है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन, या इसी को कहते हैं क्या, अपनति। अपनति, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अपनति। बात समझ गए हैं। आगे हम देखते हैं अभिनति क्या होता है। अपनति समझ गए होंगे, ऊपर जो है क्या, अपनति, ठीक। चलिए, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, अभिनति, सिंक्लाइन। सिंक्लाइन जैसे हमने एग्जांपल वहां पे लिया था, अगर पिछले एग्जांपल को देखें उसी से अभी समझा दे रहे हैं। वलन के कारण चट्टानों के धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, अभिनति यानी सिंक्लाइन। सिंक्लाइन, सिंक्लाइन देखिए, सिंक का मतलब डूबा होता है, सिंक का मतलब डूबना होता है, और सिंक्लाइन से मतलब है डूबे हुए से। डूबे हुए का मतलब क्या है, चट्टानों की बात हो रही है यहाँ पे, आप समझिएगा उदाहरण से। देखिए पिछले उदाहरण पर हम ले चलते हैं आपको। यहाँ पर क्या, ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा गया था, एंटीक्लाइन यानी अपनति, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसे हम क्या कह लेंगे, उसे कह लेंगे क्या, अभिनति, यानी क्या, सिंक्लाइन। यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे क्या कहेंगे, सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, या कह सकते हैं अभिनति। बात समझ में आ गई आप लोग को, आई थिंक समझ में आया होगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा था श्रृंग होता है और गर्त होता है, वही चीज यहाँ पर। जो ऊपर का श्रृंग होता है उसे हम कहते हैं अपनति, गर्त होता है उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, अभिनति। बात समझ रहे हैं, ये किसके टर्म में है, ये चट्टानों के फोल्डिंग के क्रम में, चट्टानों के वलन के क्रम में। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो टर्म और है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग होगा बार बार। अभी आपने पढ़ा अपनति, फिर पढ़ा क्या, अभिनति, अब पढ़ रहे हैं समअपनति। समअपनति नाम से समझिएगा, हिंदी कठिन लग सकती है, एंटीक्लिनोरियम, ठीक है। इंग्लिश को ध्यान में दीजिएगा। जब अपनत के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी, अपनत के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अवनतियों का निर्माण होता है, अवनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस समय आकृति को समअपनत के रूप में जाना जाता है, या आकृति वलित पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती। बात हमको लगता है आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे कह रहा, जब अपनति हो रही है यानी एंटीक्लाइन की स्थिति बन रही है, ऐसे जब एंटीक्लाइन की स्थिति बन रही है, उसी में से छोटी छोटी अवनतियां भी हो जा रही हैं, या अवनतियां हो जा रही हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, जैसे जो छोटी छोटी हो जा रही है उसे में क्या कहेंगे, समअपनति। आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे देखिए गर्त श्रृंग जो है ना, ये बनना, इसी को क्या कहते हैं, एंटीक्लिनोरियम, ठीक है। समअपनति कहने का मतलब जो अपनति की प्रक्रिया है उसमें क्या है, छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां भी हैं। कहने का मतलब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उसमें छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के भी उदाहरण मिल रहे हैं, उसे कहेंगे समअपनति। ऐसे क्षेत्र जो होते हैं कहां पर मिलते हैं, ऐसे कहां पर मिलते हैं, यह वलित पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं। भाई नाम ही क्या, फोल्डेड माउंटेन, क्या है, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन जब नाम है, चूंकि आप फोल्ड को पढ़ ही रहे हैं, तो फोल्डेड माउंटेन में इस प्रकार के उदाहरण ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी तो ऐसे भी होगी। बात आपको समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। एक चीज और है, समअभिनति। वहां पे क्या था, समअपनति और समअभिनति। यहाँ पे भी देखिएगा, जब एक अभिनति के अंदर असमान संपीड़न के कारण छोटी छोटी अवनतियों का एवं अपनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस अभिनत विशेष को समअभिनत कहा जाता है। इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान हो जाती है। लगभग वही चीज है जो आपने समअपनत पीछे देखा था। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे जो पंखाकार स्थलाकृति, ऐसी ऐसी स्थलाकृतियां बन जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़े,
आगे हम पढ़ते हैं फोल्डिंग के टाइप के बारे में। यहाँ पे बहुत फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने पीछे जो एग्जाम्पल दिया है लगभग लगभग उसी तरह की चीजें यहाँ पर। वलन के टाइप के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वलन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। वलन के टाइप कितने हैं, कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं। देखिए प्रमुख तौर पर 6 प्रकार के फोल्ड की पहचान की गई है। 6 प्रकार के क्या होते हैं, वलन होते हैं या मोड होते हैं। इन वलन को ध्यान से समझना है हमें। ये जो 6 प्रकार के वलन होते हैं इसमें बहुत कुछ नहीं है, आपको संरचना को पहचानना है, किसका क्या नाम दिया गया है और वो जो नाम के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसी शब्द से अर्थ निकल रहा है ये किस प्रकार की संरचना होगी। बात कर रहे हैं किसकी, फोल्डिंग की। ठीक है, देखते हैं। पहला जो टाइप है उसको कहते हैं क्या, सममित वलन। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस टॉपिक में जो हिंदी है ना, हिंदी बहुत ही शुद्ध भाषा में। शुद्ध भाषा का मतलब यह है कि ऐसी हिंदी वो आपको भूल सकती है। इंग्लिश वाले टर्म को भी आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या है, उसको याद करना आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, आसान। यहाँ पे पहले प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रकार हमने बताया आपको क्या है, सिमेट्रिकल फोल्ड्स यानी सममित वलन। सिमेट्रिकल का मतलब आप जान ही रहे, सिमेट्री कब कहते हैं, जब कोई दो संरचनाएं एक समान होगा उसे कहेंगे क्या, सिमेट्रिकल है, सेम। ठीक, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं एग्जाम्पल से। दूसरा है क्या, असिमेट्रिकल फोल्ड यानी असममित वलन। कहने का मतलब असिमेट्रिकल कब कहेंगे, जब एक संरचना तो ठीक है, दूसरी दोनों से उससे डिफरेंस है, उसे क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल। तीसरी की बात करेंगे क्या है, मोनोक्लाइनर। देखिए जहां पर मोनो आता है उसका मतलब क्या होता है, एक। इसे हिंदी में कहते हैं क्या, एक नत या एक दिग्नत वलन। एक नत या एक दिग्नत वलन। अब देखिएगा यहां पर एक नत या एक दिग्नत वलन का मतलब कि इसका एक सिरा जो है ना, एक सिरा, नत का मतलब होता है झुका हुआ। नत का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, यानी जिसका एक सिरा झुका हुआ। कहने का मतलब एक तो फोल्ड हुआ हो और एक ऐसे झुका हुआ। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। चौथा प्रकार है क्या, ओवरफोल्ड, अति वलन। कहने का मतलब वही जो वलन हो रहा है वो कुछ ज्यादा मात्रा में हो जा रहा, मतलब ऐसे एकदम दब जा रहा, उसे क्या कहेंगे, ओवरफोल्डेड। मतलब फोल्ड तो हुआ है, फोल्ड ऐसे भी हो जाएगा लेकिन वो फोल्ड होके क्या होगा, ऐसे इतना ज्यादा फोल्ड हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, ओवरफोल्डेड फॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आइसोक्लाइनर फोल्ड यानी समनत वलन। समनत का मतलब एक उसका झुकाव क्या है, सम है। जो समनत वलन है वह लगभग लगभग एकनत वलन के समान ही होता है। अभी एग्जाम्पल आप देखिएगा। अगला क्या है, रिकॉम्बेंट फोल्ड यानी परिवलन। परि का मतलब चारों तरफ, यानी कुछ ज्यादा ही फोल्ड हो जाए ऐसी संरचना बने। उदाहरण से हम समझते हैं, एक फिगर है आपके सामने, यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये पहला जो मैटर है, पहले को हम कहेंगे क्या, यही है आपका सिमेट्रिकल। यही क्या है, सिमेट्रिकल यानी सममित वलन। ठीक है, जो सममित वलन की विशेषता होती है, सममित वलन की विशेषता क्या होती है, इसके जो दोनों एंगल बन रहे हैं, अगर धरातल से हम देखेंगे यहाँ पर जहां से फोल्ड हुए, ये दोनों एंगल लगभग लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पे फिगर को अगर आप एक नंबर जहां पे लिखा गया यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसकी दोनों सिराएं, जो फोल्ड की दोनों सिराएं वो लगभग लगभग समान है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, सिमेट्रिकल फोल्ड या एकनत या सममित वलन। बात क्लियर है, सिमेट्रिकल या सममित वलन। आगे दूसरे नंबर की हम बात करते हैं। दूसरा नंबर आपको मिला था क्या, असिमेट्रिकल। अब असिमेट्रिकल में देखेंगे बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस क्या है, देखिएगा यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली संरचना जो है ये तो ऐसे है एज इट इज, यानी ये वाली संरचना इसी के समान है, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड हो गई, यानी जो यहाँ पे ऐसी संरचना थी यहाँ पे ये थोड़ा सा फोल्ड हो गई है। ठीक है, इसे कहेंगे असिमेट्रिकल फोल्ड। कहने का मतलब असममित वलन। बात क्लियर है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या मिला था, तीसरा क्या मिला था, मोनोक्लाइनर। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको। तीसरा आपको मिला था क्या, मोनोक्लाइनर। तीसरा मोनोक्लाइनर है ना, यानी एकनत वलन। एकनत वलन की बात कर रहे हैं। एक नत का मतलब हमने अभी बताया था कि एक झुका हुआ। यहां पर देखेंगे ये वाला जो संरचना है ये क्या है, लगभग परपेंडिकुलर है, लगभग ऐसे सीधे है, और ये क्या है, फोल्डेड है, झुका हुआ है। इसे क्या कहेंगे, एक नत वलन यानी मोनोक्लाइनर। मोनो का मतलब एक, क्लाइनर का मतलब झुका हुआ। एक सिरा उसका झुका हुआ है और एक अपनी जगह पर ऐसे बना हुआ है,
इस प्रकार के वलन को क्या कहेंगे? यानी उल्टा वी जैसा संरचना बन रहा है तिरछा, उसे कहेंगे एक नत वलन या मोनोक्लाइनर फोल्ड। ठीक, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा किस प्रकार का है? चौथे का नाम क्या है? आपने यहां पे देखा था ओवरफोल्ड, अतिवलन। देखिए जैसा नाम है वैसा ही संरचना आपको देखने को मिल रही है। आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं ओवरफोल्डेड की बात है। अब एग्जाम्पल वगैरह हम देखेंगे, एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। ओवरफोल्डेड की बात हो रही, देखिए यहाँ पे ओवरफोल्डेड हुआ, ये 4 नंबर क्या है? ओवरफोल्डेड है। ओवरफोल्डेड का मतलब ये है, ये जो एकनत वलन था ये इतना ज्यादा फोल्ड हो गया कि दोनों जो उसके सिरे थे, दोनों उसके सिरों में बहुत माइन्यूट गैप रह गया, यानी बहुत हल्का सा गैप बचा है, बहुत हल्का सा गैप बचा है। ठीक है, इसे इसलिए इसको क्या कहा गया? ओवरफोल्डेड। ओवरफोल्डेड यानी फोल्ड तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा फोल्ड हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया ओवरफोल्डेड यानी अतिवलन। बात क्लियर है? अगला प्रकार देख लेते हैं जो पांचवा प्रकार है। पांचवा प्रकार को क्या कहा गया था? आइसोक्लाइनर, है ना। आइसो का क्लाइनर का मतलब, जैसे यहां पे आपने देखा था मोनोक्लाइनर, ऐसे आइसोक्लाइनर भी होता है, पर उसका क्या है, वो जो क्षैतिज से वो अलग दिशा में बन जाता है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये क्षैतिज पर बन रहा है, अभी ये क्षैतिज से अलग दिशा में बन जाता है। इसी को क्या कहा गया? आइसोक्लाइनर। हिंदी में इसके नाम को देख लेते हैं, क्या लिखा है हमने? लिखा है ये समोन्नत वलन। क्या? आइसोक्लाइनर को क्या लिखा है? समोन्नत वलन। इसी समोन्नत वलन को आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? समोन्नत वलन का। क्या? समोन्नत वलन। समोन्नत का मतलब यहाँ पे देखेंगे दोनों का झुकाव लगभग लगभग सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये क्षैतिज से कोई अन्य दिशा बना रही। ठीक, अगला देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाले को क्या कहते हैं? रिकम्बेंट यानी परिवलन। परिवलन क्या कहते हैं? परिवलन। परिवलन का उदाहरण हम देखेंगे। परि का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल जैसे अभी यहाँ पे अति समोन्नत वलन को देखा था, ये थोड़ा सा अलग दिशा में बन गया था, और परिवलन को देखेंगे पूरी तरह से एकदम बेंड होके बना हुआ। इस प्रकार के वलन को क्या कहेंगे? परिवलन। आगे की बात जब होती है, आगे की बात जब होती है जो 7वां नंबर के रूप में पढ़ा जाता है, देखिए उसमें क्या हो जाता है, 7वें नंबर वो इतना फोल्ड हो जाता है कि ये फोल्डिंग टूट ही जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो रेड वाली एरिया आपको दिख रही, यह क्या हुआ? टूटा हुआ इसका भाग है, गैप। देखिए ऐसा गैप भी इसमें नहीं रहता, यहाँ पे मटेरियल होते हैं। आपको समझने के लिए इस प्रकार का डायग्राम बना के बताया गया। आई थिंक आपको बात समझ में आया हो गया। आपने क्या देखा? सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनर। इसके बाद क्या देखा? मोनोक्लाइनर के बाद आपने देखा क्या? ओवरफोल्डेड। ओवरफोल्डेड के बाद देखा क्या? आइसोक्लाइनर। आइसोक्लाइनर के बाद आपने लास्ट में देखा था क्या? रिकॉम्बेड। बात क्लियर है? यानी सममित, असममित, ठीक, एकनत या एक दिग्नत। इसके बाद आपने क्या देखा था? ओवरफोल्डेड यानी अतिवलन, फिर परिवलन, समनत वलन, इसके बाद देखा था परिवलन। आपको रटना नहीं है, फिगर को दिमाग में आप बैठाए रहिएगा। एक में क्या हुआ था? अच्छा, एक में क्या हुआ था? एंगल लगभग बराबर थे। दूसरे में थोड़ा सा एक ज्यादा हो गया था, तीसरे में और ज्यादा हो गया था, चौथे में क्या हो गया था? दूसरा डायरेक्शन बन गया था। इस प्रकार से आपको दिमाग में इन चीजों के बारे में आइडिया लगा लेना, बना लेना। आई थिंक बात यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं सममित वलन का। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? सममित वलन का। यहाँ पे वही चीजें जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, आपको बताया, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे अगर देखेंगे असममित वलन का, असममित वलन में देखेंगे ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन पर्वत जो है, ये एग्जाम्पल है किसका? असिमेट्रिकल फोल्ड का। यानी जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली होती है, तथा दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है एवं वह छोटी होती जाती है, तो वैसे वलन को हम कहते हैं असममित वलन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत। पॉइंट 2 था। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रकार है क्या? एक दिग्नत या एकनत वलन। एकनत वलन जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली होती है, कहने का मतलब एक सामान्य झुकाव वाली होती है, दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है। यही फिगर तो आपने देखा था ना, ऐसे ही फिगर बना था वहां पर। यहाँ पर क्या बना रहा? समकोण का एंगल बना रहा है। ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के वलन को क्या कहेंगे? मोनोक्लाइनर फोल्ड यानी एकनत वलन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? एकनत वलन का। परीक्षा में कई बार
इसके एग्जाम्पल को देकर मैच करने को देता है ये किसका उदाहरण है, या केवल सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एकनत वलन का उदाहरण है या मोनोक्लाइनर फोल्ड का उदाहरण है। कभी कभी एकनत, एक द्विगुणित या कभी कभी मोनोक्लाइनर सीधा सीधा लिखा रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप जानते रहिएगा। ये फोल्ड में भी आगे जब आप फाल्ट यानी भ्रंश को पढ़ेंगे, भ्रंश में भी यही सारी चीजें होती हैं, इनके भी उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। समनत वलन की बात कर रहे हैं, आइसोक्लिनल फोल्ड की बात कर रहे हैं। आइसोक्लिनल फोल्ड की बात कर रहे हैं जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं में समान संपीड़नात्मक बल क्रियाशील होता है। ऐसी कंडीशन में उसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे वलन को समनत वलन कहा जाता है। इनकी दिशाओं को क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है। इनकी दिशाओं का क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है। अभी हमने वही बात किया, ये क्षैतिज से भिन्न कोई दिशा में बनती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या है, पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत। क्या है, पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इस चीजों को ऐड कर लीजिए, एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, ये आपके लिए बेहद काम की चीज होने वाली है। अगला क्या है, परिवलित वलन यानी रिकम्बेंट फोल्ड। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती, यही चीज तो आपने पढ़ा था ना, ऐसे ही बनी थी। जब क्षैतिज रूप से समानांतर हो जा रही है तो क्या हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, परिवलित वलन यानी रिकम्बेंट फोल्ड। ये ब्रिटेन का कौरिक कौशल पर्वत, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, इसका रिकम्बेंट फोल्ड का। आई थिंक बात यहां तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। यहां तक बात आपको कैसी लगी, आप ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का वीडियो पर जो प्यार मिल रहा है ये अद्वितीय है, कह सकते हैं, अविश्वसनीय है। हमने इतना अपेक्षा नहीं किया था कि आप लोग का इतना प्यार मिलेगा। कहने का मतलब मेरा कंटेंट सही जा रहा है, आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब का इशू खूब बढ़ रहा है। तो आप जुड़े रहिए, अपने लोगों तक चीज़ों को पहुंचाते रहिए। मेरी बार बार कहने की आदत नहीं है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पर कह देना भी एक जिम्मेदारी होती है। टेक्निकल टीम भी बार बार इस बात को कहती रहती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कंटेंट बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप पेशेंस बनाकर थोड़ा धैर्य से जुड़े रहिए। कारण ये है, कई बार स्टूडेंट जुड़ते हैं, चैनल से आते हैं और आने के बाद थोड़े ही दिन में उनको लगने लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमारे काम की नहीं। यकीन मानिए सारी चीज़ें आपके काम की ही हैं। धीरे धीरे कहीं पर अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कम वीडियोस मिल रही हैं, 10-20 वीडियो में चीज़ें खत्म हो गई, तो और यहाँ पर सैकड़ों वीडियो मिलने वाली हैं, तो कहाँ पे कंटेंट ज़्यादा आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये जो क्लासेस पढ़ रहे हैं सोमवार मंगलवार बुधवार पढ़ते हैं, इसका एमसीक्यू भी हल करते हैं। बृहस्पति शुक्र शनि को आप जान ही रहे हैं, संडे को हम करंट अफेयर्स करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा अभी तक चलता रहेगा। ऐसे बहुत जल्दी हम और विषयों को भी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यूपीपीएससी 2024 यानी जो आने वाला है इसको, और जो आरओ की वैकेंसी अभी इसी हफ्ते आने वाली है, इसके लिए पूरी तरह से फोकस्ड है। आपकी तैयारी में जितना भी सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। कुछ और आपको सहयोग चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई जानकारी ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद।